हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ कुशवाहा। तो जीआईसी और यूपी पीजीटी के इस लेक्चर सीरीज में हम लोग पहुंच चुके हैं मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 29 पर। और ये जो लेक्चर है ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने मैकेनिक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2, फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में फ्लूइड प्रेशर, पास्कल्स लॉ और आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, और पार्ट 2 में सरफेस टेंशन है। तो इस पार्ट नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी चैप्टर को। और विस्कोसिटी के अंदर बहुत सारे टॉपिक आएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी, सरफेस टेंशन की तरह। तो वैसे तो चैप्टर का नाम विस्कोसिटी है, लेकिन विस्कोसिटी से पहले हम बहुत सारी चीज़ें और सीखेंगे, फिर यहाँ पर पहुँचेंगे और इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप ओवरऑल अभी आप ये जान लीजिए कि विस्कोसिटी क्या होती है। तो जैसे जब सॉलिड और सॉलिड, जैसे एक टेबल है और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं, तो टेबल और उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। आपने फ्रिक्शन पढ़ लिया है। बिल्कुल वैसे ही जब हम किसी लिक्विड को फ्लो करते हैं तो लिक्विड के दो लेयर के बीच में भी ऐसा एक फोर्स लगता है। ऊपर वाला लेयर तेज़ी से फ्लो हो रहा है, उसके नीचे वाला लोअर धीरे धीरे फ्लो हो रहा है। तो इसके अंदर जो रिलेटिव ये डिफरेंस आ रहा है वेलोसिटी का, इसकी वजह से ऊपर वाले लेयर की स्पीड लगातार कम होती जाती है। तो यहाँ पर जो अपोजिशन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन के जैसा फोर्स लग रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। तो हर एक लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी होती है। अगर विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी ना होती तो लिक्विड फ्लो ही होता रहता। लेकिन लिक्विड अगर आप घुमा कर ऐसे फ्लो करके छोड़ दीजिए तो वो थोड़ी देर बाद रुक भी सकता है, अगर उस तरह का डायरेक्शन ना हो तो। इसका मतलब कि हर लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी होती है। और साथ ही साथ लिक्विड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी भी होती है। आपने इलास्टिसिटी चैप्टर में देखा था, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी गैस की होती है, उसके बाद लिक्विड की, और सबसे कम सॉलिड की। तो यानी लिक्विड के अंदर भी कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर जो पहला हेडिंग है हमारा आइडियल लिक्विड। तो आइडियल लिक्विड का मतलब कि एक ऐसा लिक्विड जिसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी और विस्कोसिटी दोनों नेग्लिजिबल हो। जबकि रियल में ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो कंप्रेसिबिलिटी भी है और विस्कोसिटी भी है, लेकिन जिस लिक्विड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी और विस्कोसिटी मिनिमम होगी, नेग्लिजिबल होगी, उस लिक्विड को हम बोलेंगे आइडियल लिक्विड। तो आइडियल लिक्विड का मतलब आप कह सकते हैं कि इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड। आप लोगों ने कहा थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने के लिए, तो हम अभी तो कोशिश कर रहे हैं, बट बीच में ये कब हमको भूल जाता है ये हमको पता नहीं चल पाता है। हम हर बार कोशिश करते हैं कि हिंदी में भी बताएं और लेटर को थोड़ा बड़ा भी लिखें, बट हर क्लास में यही होता है कि पूरी क्लास में कभी इस चीज़ को हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है कि असंपीड्य, इसको बोलते हैं असंपीड्य, और इसको बोलते हैं अश्यान। विस्कोसिटी को श्यानता बोलते हैं, तो जिसके अंदर विस्कोसिटी नहीं होती है उसको अश्यान बोलेंगे। तो असंपीड्य और अश्यान द्रव को आदर्श द्रव कहते हैं, यानी जिसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी ना हो और जिसके अंदर विस्कोसिटी ना हो, ऐसे लिक्विड को हम आइडियल लिक्विड कहेंगे। और पूरा चैप्टर हम जो पढ़ेंगे, जितने भी रूल्स इसमें हम डिस्कस करेंगे, वो हम आइडियल लिक्विड को ध्यान में रखते हुए ही करेंगे। मतलब आइडियल लिक्विड के ही केस में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आप ये मान सकते हैं कि जो भी लिक्विड हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जिसके भी फ्लो की बात करने वाले हैं, वो लिक्विड कैसा होना चाहिए? आइडियल लिक्विड होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आइडियल लिक्विड होते हैं, इनका जो फ्लो होता है, यानी फ्लो ऑफ लिक्विड, तो जो लिक्विड का फ्लो होता है वो दो टाइप का होता है। नेक्स्ट टॉपिक, फ्लो ऑफ लिक्विड, द्रवों का प्रवाह। तो दो टाइप का फ्लो होता है लिक्विड का। एक को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन्ड फ्लो, और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो यानी इसको बोलते हैं धारा रेखी प्रवाह, धारा रेखी प्रवाह, और इसको बोला जाता है विक्षुब्ध प्रवाह। इसका मतलब आप समझ लीजिए, स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब यह है कि जब लिक्विड इस तरीके से फ्लो हो, लिक्विड इस तरीके से फ्लो हो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाला हर एक पार्टिकल सेम पाथ को फॉलो करे। जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है और यहाँ से जितने भी पार्टिकल जा रहे हैं वो सब इसी रास्ते से जा रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं। और उसके नीचे एक और पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ से भी जाने वाले जितने भी पार्टिकल हैं सब एक ही रास्ते से जा रहे हैं।
तो इस तरह के फ्लो को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो। जैसे अगर आराम से कोई लिक्विड फ्लो हो रहा होता है कहीं पर किसी नाली में और कहीं पर भी आराम से अगर जा रहा है तो एकदम सिस्टमैटिक तरीके से जो वो जाता है, दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो स्ट्रीमलाइन हो इसको स्ट्रीमलाइन बोलते हैं, इस फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं, और ये जो लाइन हमने बनाया इसको स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि स्ट्रीमलाइन हमेशा स्ट्रेट ही हो, स्ट्रीमलाइन कर्व भी हो सकता है अगर सभी पार्टिकल सेम पाथ को फॉलो करें, इसी तरीके से जाएं। अगर इस तरीके से पूरा लिक्विड फ्लो हो रहा हो तब भी आप इसको क्या बोलेंगे, इसको आप तब भी बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो, और जो लाइन हमने ड्रॉ किया है इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन। तो डिफिनीशन में आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब कि जब लिक्विड का फ्लो इस तरीके से हो कि एक खास पॉइंट से, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाला हर एक पार्टिकल सेम पाथ को फॉलो करे, तो इस फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। और जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसको स्ट्रीमलाइन या धारा रेखा बोलते हैं। ठीक है, धारा रेखा, और इस प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह बोलते हैं। ठीक, दूसरी बात यह है कि अगर लिक्विड का फ्लो इस तरीके से हो रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाले सभी पार्टिकल सेम पाथ को फॉलो नहीं करते, मतलब सब उल्टा सीधा, कहीं मान लीजिए कोई ट्यूब है और इस ट्यूब में कोई लिक्विड का पार्टिकल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, मतलब जिग जैग पाथ पर अगर सभी लोग जा रहे हैं तो इस तरीके के फ्लो को हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो जहाँ पर भंवर पानी में बनता है ना, और लहरें आती हैं, तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें सभी लोग सेम पाथ को फॉलो नहीं करते। तो जब लिक्विड आराम से फ्लो होता है तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो, और बहुत स्पीड ज़्यादा हो जाने की वजह से अगर वो जिगजैग पाथ पर चलने लगता है तो टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो कब होते हैं और कब नहीं होते हैं। तो जब लिक्विड की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से कम होती है, जब लिक्विड की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से कम होती है तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, और जब वही वेलोसिटी पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाती है तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। और ये जो पर्टिकुलर वेलोसिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो जब लिक्विड की जो वेलोसिटी है अगर वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, और क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो। और ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला होता है, क्योंकि नेक्स्ट हमारा टॉपिक ही यही था, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक बाउंड्री है, क्रिटिकल वेलोसिटी एक बाउंड्री है। फॉर एग्जांपल आप ये मानिए कि अगर मान लेते हैं कि किसी लिक्विड के लिए किसी ट्यूब में, अगर किसी ट्यूब में कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसके लिए क्रिटिकल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब कि अगर उस लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड या उससे कम रहेगी तो जो उसका फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइन होगा, और अगर उसकी स्पीड या वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा हुई तो टर्बुलेंट फ्लो होने लगेगा। तो आप ये कह सकते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जहाँ तक लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन बना रहता है, उसे हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी की यही डिफिनीशन है, यानी वो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी जहाँ तक लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन बना होता है उसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, VC से एक्सप्रेस करते हैं। और इसका एक फार्मूला भी होता है, आप इसको याद रखेंगे, VC इज इक्वल टू होता है K ईटा अपान रो और उसके बाद D। ठीक है, D लिखिए या फिर आप ऐसे लिखिए कैपिटल D। ये फार्मूला होता है क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए। और इसमें आप देखिए, अब इन चीज़ों को हम हटा रहे हैं, इस फार्मूले में क्रिटिकल वेलोसिटी का ये जो फार्मूला है इसमें K बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वही आपका नेक्स्ट हेडिंग भी है। मतलब सब देखिए आपस में कैसे कनेक्टेड है। सबसे पहले आपने पढ़ लिया कि आइडियल लिक्विड मतलब इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस लिक्विड को आइडियल बोलेंगे। फिर आपने देखा कि आइडियल लिक्विड का जो फ्लो होता है कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। फिर आपने देखा कि स्ट्रीमलाइन कब होगा, तो जब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से कम वेलोसिटी रहती है तो स्ट्रीमलाइन होता है, और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाने पर टर्बुलेंट हो जाता है। और उसी पर्टिकुलर वेलोसिटी को, उसी मैक्सिमम वेलोसिटी को जहाँ तक लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन रहता है उसी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। और क्रिटिकल वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेनॉल्ड नंबर के ऊपर।
तो Vc इज इक्वल टू के ईटा अपान रो डी। यहाँ पर जो के है इसी को बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर ईटा क्या है, अभी ईटा के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसी को हम ईटा से एक्सप्रेस करते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ नाम याद रखिए, ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब ये लिक्विड की विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करने वाला फैक्टर है। और रो क्या है, तो रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड की हम बात कर रहे हैं उसकी डेंसिटी। और ईटा कैपिटल डी क्या है, दिस इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, जिस ट्यूब में लिक्विड के फ्लो की बात चल रही है उसका ये डायमीटर है, तो डायमीटर ऑफ ट्यूब। तो ये सारे टर्म आप याद रखिए इस फार्मूले में, ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला हो गया। और इसमें आपको रेनॉल्ड नंबर्स के बारे में याद रखना है कि अगर रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 है, अगर रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 है तो लिक्विड का जो फ्लो होगा वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है, स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 3000 होगा तो इसको हम बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। और अगर इस रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है वो लेस देन 3000 और ग्रेटर देन 2000 है, मतलब इस नंबर और इस नंबर के बीच में है, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल स्टेट। मतलब इसमें ये कंफर्म नहीं रहेगा कि वो फ्लो स्ट्रीम लाइन है कि वो टर्बुलेंट है, वो बाकी और चीज़ों पर उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। बट अगर 2000 से कम है तो स्ट्रीम लाइन फ्लो और 3000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो। इसी नंबर को, इसी के को हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर डिसाइड करेगा कि लिक्विड का फ्लो स्ट्रीम लाइन कब होगा, टर्बुलेंट कब होगा, या उस लिक्विड के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो किसी भी लिक्विड के लिए जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो रेनॉल्ड नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये के। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेनॉल्ड नंबर का। और ये भी याद रखिए कि स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंट होने के लिए क्या कंडीशन होती है रेनॉल्ड नंबर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज विस्कोसिटी, यानी जो हमारे चैप्टर का नाम है। अब उस टॉपिक को डिस्कस करने का समय आया है, विस्कोसिटी क्या होता है। तो आपने फ्रिक्शन तो पढ़ ही लिया है, और फ्रिक्शन में आपने देखा था कि जब एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव करता है या दोनों मूव करते हैं, यानी जब रिलेटिव मोशन होता है इन दोनों के बीच में, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, टेंजेंशियल फोर्स लगता है, जिसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन। बिल्कुल वैसे ही जब कोई लिक्विड फ्लो होता है, सपोज ये लिक्विड फ्लो हो रहा है और इस लिक्विड के बहुत सारे लेयर हम दिखा रहे हैं, तो लिक्विड जब फ्लो होता है तो अलग अलग लेयर की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। सबसे ऊपर वाले लेयर की स्पीड सबसे ज़्यादा, उससे नीचे वाले लेयर की स्पीड उससे कम, उससे नीचे वाले लेयर की स्पीड उससे कम। तो ये जो वेलोसिटीज़ का डिफरेंस है डिफरेंट लेयर के बीच में, इसकी वजह से क्या होता है कि देखिए ये लेयर इस लेयर को इधर ले जाने की कोशिश करता है, इधर फोर्स लगा रहा है, विस्कस फोर्स, लेकिन ये लेयर इसकी स्पीड इससे कम होने की वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही है। तो इसकी वजह से, यानी कि हर एक लेयर की स्पीड अलग अलग होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को रोक देते हैं, यानी हर नीचे वाला लेयर ऊपर वाले लेयर की स्पीड को कम करती है, तो ये इसकी स्पीड को कम करेगी, ये इसके स्पीड को कम करेगी। तो यही जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है दो लेयर्स के बीच में, उसी फोर्स को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, किसी भी लिक्विड के दो लेयर्स के बीच में लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स को हम विस्कस फोर्स कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, और विस्कोसिटी के बाद आपको ध्यान रखना है, अच्छा विस्कोसिटी के अगर कुछ एप्लीकेशन के, मतलब कुछ अगर एग्जांपल्स देखें, मान लीजिए कि कोई लिक्विड है और आपने उस लिक्विड को क्या किया, ये मान लीजिए एक बाल्टी में आपने क्या किया, लिक्विड को लिया और उसको ऐसे ऐसे घुमा के छोड़ दिया। तो घुमा के जब आप छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर बाद ये लिक्विड रुक जाता है। इसका मेन रीज़न क्या होता है कि सबसे ऊपर वाले लेयर की स्पीड ज़्यादा रहती है, उसके नीचे वाले लेयर की स्पीड और कम और कम और कम। तो सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है वो ऊपर वाले लेयर को रोकता है,
स्पीड कम करता है, ये उसके ऊपर वाले की स्पीड कम करता है, धीरे धीरे करके ये पूरा लिक्विड रुक जाता है। अगर इसके अंदर ये विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी ना होती तो एक बार घुमा देने के बाद ये लगातार ऐसे ही इनफाइनाइट टाइम तक घूमता रहता है, लेकिन विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से ये रुक जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये इसका मेन रीज़न क्या होता है, विस्कोसिटी। इसके अलावा आप जानते हैं, मान लीजिए कि अगर आपको किसी नदी में चलना हो और जो नदी है वो उसमें पानी नहीं है, मतलब एयर है, एक नदी है उसमें पानी नहीं है, एयर है, तो आप बड़े आराम से चल लेंगे। लेकिन उसी नदी में एयर की जगह पर पानी हो तो चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी एयर की विस्कोसिटी से ज़्यादा होती है, तो चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसी में मान लिए कि पानी की जगह पर शहद बह रहा हो, हनी फ्लो हो रहा हो, ऐसे नदी में चलना और ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अब विस्कोसिटी और ज़्यादा होगी। ठीक है, तो विस्कोसिटी एयर की बहुत कम होती है, इस वजह से हम आराम से चल लेते हैं। मीडियम की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें चलना थोड़ा मुश्किल होगा, इसी वजह से पानी में चलना मुश्किल होता है हवा के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो बादल आसमान में तैरते रहते हैं वो एयर की विस्कोसिटी की वजह से यहाँ पर तैरते रहते हैं, नहीं तो वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, वो एयर की विस्कोसिटी की वजह से वो फ्लो, मतलब आपको फ्लो यहाँ पर तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो विस्कोसिटी के एग्जाम्पल्स हैं ये सारे, आप इसको ध्यान रखेंगे। और विस्कोसिटी अगर फिनोमेना आप समझ गए हैं, विस्कोसिटी की जो प्रॉपर्टी होती है, तो यहीं पर एक चीज़ आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इसी में हम फिर कनेक्ट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। देखिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट से पहले हमने बहुत सारे ग्रेडियंट आपको पहले ही बता रखे हैं, तो हम जितने भी ग्रेडियंट आपको बता रखे हैं उसको हम फिर से एक बार मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि अब पता नहीं आपने पीछे के लेक्चर्स देखे हैं कि नहीं तो जितनी भी बार इसकी ज़रूरत पड़ी है डायमेंशन चैप्टर में और किसी एक और चैप्टर में भी, हमने आपको ग्रेडियंट और मोमेंट जो टर्म आते हैं किसी भी फार्मूले में उसका मीनिंग बताया था। देखिए, ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो वेरिएशन आता है उसी को हम बोलते हैं ग्रेडियंट। मतलब लेंथ के साथ, दूरी के साथ किसी भी चीज़ में कितना डिफरेंस आया है उसका जो रेट हम निकालते हैं लेंथ के साथ, उसी को ग्रेडियंट कहते हैं। तो ग्रेडियंट जब भी कहीं पर आता है तो आप हमेशा क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई लेंथ। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दें वेलोसिटी ग्रेडियंट, सबसे पहले इसी को लेते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन लेंथ। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, तो जितना भी चेंज हुआ है डिवाइडेड बाई जितना भी लेंथ था डिवाइड कर देंगे तो उसको बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। बिल्कुल ऐसे ही आप एक टर्म यूज कर सकते हैं θ1 माइनस θ2, ये टेम्परेचर है, θ1 θ2 टेम्परेचर है, और कितनी डिस्टेंस पर ये टेम्परेचर का डिफरेंस आया है, लेंथ L है, तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसी तरीके से प्रेशर ग्रेडियंट भी होता है, प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट इज इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन L। और एक और आता है ग्रेडियंट, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन लेंथ। मान लीजिए वेलोसिटी को हम स्मॉल से एक्सप्रेस कर दे रहे हैं और पोटेंशियल को कैपिटल बी से। तो देखिए, ये चार फार्मूले आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगे अगर आपको ग्रेडियंट शब्द का मतलब पता है तब। तो डायमेंशन निकालना भी, अगर डायमेंशन भी आपसे पूछा जाता है तब भी आप कर लेंगे, यूनिट पूछा जाएगा तब भी आप कर लेंगे, और कोई न्यूमेरिकल अगर इनके ऊपर आ गया तब भी आप कर लेंगे। ठीक है, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाई लेंथ। तो v1 माइनस v2 चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, और चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो यहाँ पर विस्कोसिटी चैप्टर में हम स्पेशली इसकी बात करने वाले हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है। तो फार्मूला तो आप समझ ही गए, और यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात क्यों हुई। देखिए, हमने आपसे कहा कि जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे हर एक लेयर की स्पीड क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो मान लीजिए कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर लेयर की बात करें, ये जो लेयर है इसकी जो स्पीड है वो है v, तो इससे थोड़ा ऊपर जाने पर जो लेयर होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो हम बोल सकते हैं v प्लस डेल्टा v, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा, कितना ज़्यादा, डेल्टा v। और किसी एक पॉइंट से इसका जो पोजीशन है मान लीजिए वो x है, तो इसका जो पोजीशन होगा वो x प्लस डेल्टा x होगा। मान लीजिए यहीं से अगर इसका पोजीशन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, तो यहाँ से ऊपर और जाएंगे, कितना ऊपर जाएंगे, डेल्टा x, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, x प्लस डेल्टा x।
तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो लिक्विड है इसमें इस वाले लेयर की वेलोसिटी है v और इसका पोजीशन है x। इस वाले लेयर की वेलोसिटी हो गई v प्लस डेल्टा v और पोजीशन हो गया x प्लस डेल्टा x। यानी आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा x डिस्टेंस चलने के बाद वेलोसिटी कितनी बढ़ गई, डेल्टा v। तो पर यूनिट लेंथ की वजह से वेलोसिटी कितना बढ़ जाएगा, डेल्टा v अपान डेल्टा x। और पर यूनिट लेंथ की वजह से मतलब पर यूनिट लेंथ में जितना वेलोसिटी चेंज आता है उसी को बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, यानी डेल्टा v अपान डेल्टा x को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ये फार्मूला आप याद रखिएगा, डेल्टा v अपान डेल्टा x का यूनिट वगैरह निकाल लेंगे आप। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड में आएगा और ये अपान में मीटर है, तो देखिए क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाई यहाँ से क्या आएगा, मीटर। और इस मीटर के अपान में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं, जिसका अपान कुछ नहीं होता उसका अपान 1 होता है। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड इंटू ये जो मीटर अपान 1 है उसको हम 1 अपान मीटर लिखेंगे उल्टा करके, ये डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान सेकेंड यानी सेकेंड इनवर्स। और अगर इसका आप डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डायमेंशन टी इनवर्स। लेकिन यहाँ ध्यान रहे, एक गलती नहीं करनी है आपको। जैसे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 अपान टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की यूनिट होती है सेकेंड, ये ऊपर जाता है तो बन जाता है सेकेंड इनवर्स। और आप कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो हर्ट्ज होती है, यानी आप सेकेंड इनवर्स की जगह पर हर्ट्ज लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट के केस में सेकेंड इनवर्स को हर्ट्ज लिख देंगे। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है कि फ्रीक्वेंसी के केस में सेकेंड इनवर्स को हर्ट्ज बोला गया, साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर आप सेकेंड इनवर्स को हर्ट्ज नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, और यूनिट हो गया सेकेंड इनवर्स और डायमेंशन हो जाएगा टी इनवर्स। ठीक है, चलिए अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट क्लियर हो गया है तो यहीं पर एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, देखिए न्यूटन ने बताया था कि जो डिफरेंट लेयर होते हैं उनकी अगर स्पीड अलग अलग है तो इस रिलेटिव वेलोसिटी चेंज की वजह से ये जो विस्कस फोर्स लगाती है वो विस्कस फोर्स कुछ फैक्टर पर डिपेंड करती है। और वो फैक्टर्स क्या हैं, पहली बात तो दोनों एरिया का मतलब दोनों सरफेस का, दोनों लेयर का कितना सरफेस कांटेक्ट में है, यानी कांटेक्ट सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में होगा उतना ज़्यादा ये विस्कस फोर्स लगेगा। साथ ही साथ इन दोनों लेयर का वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है, इनके बीच वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कस फोर्स। तो F प्रोपोर्शनल टू A, और उसके बाद वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब कि डेल्टा V अपान डेल्टा x। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ जो कांस्टेंट आता है उसको ईटा से एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे ईटा से, जो हमने थोड़ी देर पहले आपको ये क्रिटिकल वेलोसिटी के फार्मूले में यहाँ पर लिख दिया था ना। क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फार्मूला था k ईटा अपान रो डी, यही जो ईटा है उसी ईटा की बात कर रहे हैं। तो F इज इक्वल टू यहाँ पर आता है प्लस माइनस ईटा A डेल्टा V अपान डेल्टा x। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। इसमें जो F है वो विस्कस फोर्स है और जो ईटा है इसी ईटा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और A आप समझ रहे हैं, A इज द कॉन्टैक्ट एरिया, टोटल एरिया नहीं, कॉन्टैक्ट एरिया, दोनों लेयर का कितना एरिया कांटेक्ट में है। और डेल्टा V बाई डेल्टा x, ये जो पूरा टर्म है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो अगर कभी आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालना हुआ तो आप ये फार्मूला याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको फोर्स का डायमेंशन पता है, एरिया का पता है, वेलोसिटी का पता है, डिस्टेंस का पता है, तो ईटा का डायमेंशन आराम से निकल जाएगा। और यहाँ जो हमने प्लस माइनस लिखा है इसका जो मतलब है वो आप समझ लीजिए। प्लस माइनस का जो मतलब है वो ये है कि जो फोर्स F है वो म्यूचुअल फोर्स है, अन्योन्य बल है। म्यूचुअल का मतलब ये कि ये वाला जो लेयर है वो इसको इधर की तरफ खींचना चाहता है और ये वाला जो लेयर है वो इसको इधर की तरफ खींचना चाहता है। ठीक है, तो ये दोनों जो लेयर हैं एक दूसरे के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। इस प्लस माइनस का यही मतलब है। तो अगर आप इस डायरेक्शन को प्लस मान रहे हैं, इस डायरेक्शन को माइनस, तो इस वजह से प्लस और माइनस दोनों लिखा गया है। ठीक है, इसका मतलब कि म्यूचुअल फोर्स है। तो F इज इक्वल टू प्लस माइनस ईटा A डेल्टा V बाई डेल्टा x। हर एक टर्म का मतलब आप समझते रहिए।
और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन बहुत पॉपुलर है। हम जब आपको डायमेंशन पढ़ा रहे थे तो हमने वहाँ पर बताया भी था डायमेंशन इसका कैसे निकालेंगे। बाकी इसका डायमेंशन निकालने के लिए एक और हमारे पास आसान सा फार्मूला है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टोक्स लॉ में। तो अगर आप इस फार्मूले को याद रखते हैं तब भी आप ईटा का डायमेंशन निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें, ये जो ईटा है, ईटा मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसका जो यूनिट है वो थोड़ा स्पेशल है। मतलब डायमेंशन के साथ साथ इसका यूनिट भी पूछा जाता है। तो इसका यूनिट आप देख लीजिए क्या होता है, F इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ये फार्मूला था आपका। इसमें जो ईटा है इसका डायमेंशन, जब आप फोर्स का डायमेंशन, एरिया का डायमेंशन और वेलोसिटी ग्रेडियंट का सबका यूनिट रखेंगे तो ईटा का यूनिट मिलेगा। तो ईटा का जो यूनिट आता है MKS सिस्टम में वो आता है यहाँ से आफ्टर कैलकुलेशन किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, और CGS सिस्टम में जो इसका यूनिट होता है वो होता है पॉइज। क्या होता है? पॉइज। और CGS सिस्टम में अगर पॉइज है तो अगर हम इनके और इनके बीच में MKS और CGS यूनिट के बीच का रिलेशन देखें तो आपको क्या मिलेगा कि 1 पॉइज इज इक्वल टू 1 अपान, चेंज तो कर ही लेंगे ना, किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, तो यहाँ से आ जाएगा। तो 1/10 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड का 1/10 करेंगे तो ये 1 पॉइज हो जाएगा, और 10 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड इज इक्वल टू 10 पॉइज, और 10 पॉइज को ही बोला जाएगा 1 डेका पॉइज। ठीक है, 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। तो ध्यान रखिए कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट है वो किलोग्राम पर मीटर सेकेंड होता है MKS सिस्टम में, बट CGS सिस्टम में पॉइज आता है। तो ये पॉइज ही स्पेशल है, ये पॉइज ही पूछा जाता है। बल्कि आपसे ये पूछा जाता है कि पॉइज किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। तो 4-5 नाम आपको दिए जाएंगे, थर्मल कोफिशिएंट आपको दिया जाएगा, और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया जाएगा, और कुछ नाम दे दिए जाएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ जो विस्कोसिटी है उसका यूनिट होता है पॉइज, और ये CGS यूनिट है, ये SI यूनिट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब ये चीज़ क्लियर हो गया। डायमेंशन निकाल लेंगे, डायमेंशन आप यहीं से निकाल लीजिए। देखिए किलोग्राम है तो किलोग्राम मतलब मास M, ये मीटर लेंथ है L, और ये सेकेंड है यानी T, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा M L इनवर्स T इनवर्स। डायमेंशन इसका आ जाएगा M L इनवर्स T इनवर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी, और दोनों आपस में रिलेटेड है, दोनों को हमको एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए, जब किसी आप मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लिक्विड है इसमें, और इसमें आप कोई स्फीरिकल बॉडी को ऐसे फेंकते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि शुरुआत में जब ये बॉडी इस लिक्विड के अंदर इंटर करती है तो बहुत तेज़ी से आती है, और बहुत तेज़ी से आने के बाद फिर इसकी जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे आराम से अंदर आती है। इसका रीज़न क्या होता है ये समझिए पहले आप। जब इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर फेंकते हैं तो जितना आपने फोर्स अप्लाई किया है उसी फोर्स की वजह से ये अंदर आ रही है, और इसकी स्पीड लगातार यहाँ पर बढ़ रही है क्योंकि आपने फोर्स इसके ऊपर लगाया हुआ है। तो स्पीड जब इसकी बढ़ती है, सपोज कि ये बॉडी यहाँ पर आ गई, तो जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती है तो इसके कॉन्टेक्ट में जो लिक्विड है उसकी स्पीड भी बढ़ती है, मतलब वो मोशन में आ जाता है, और विस्कोसिटी की वजह से इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लगता है, और इसकी वेलोसिटी, ये जो लिक्विड की जो कांटेक्ट में वेलोसिटी है वो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी। तो ऑब्जेक्ट जब इंटर करता है तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही, तो कांटेक्ट में जो लिक्विड है उसका भी स्पीड बढ़ता जा रहा है, और कांटेक्ट में जो स्पीड है मतलब लिक्विड है उसका स्पीड जब बढ़ता है तो इसके ऊपर लगने वाला विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाता है, विस्कस फोर्स, क्योंकि वो चेंज इन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। और विस्कस फोर्स बढ़ता जाता है तो एक ऐसा टाइम आता है कि विस्कस फोर्स और ये अप्लाइड फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं, और जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स हो जाता है जीरो, और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब आप समझ रहे हैं, एक्सीलरेशन हो गया जीरो, और एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब कि जो वेलोसिटी है वो हो गई कांस्टेंट। ठीक है, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम, किसी स्फीरिकल बॉडी को
किसी लिक्विड के अंदर फेंकते हैं तो पहले तो उसकी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन विस्कस फोर्स बढ़ता जाता है तो एक ऐसा टाइम आता है कि अप्लाइड फोर्स और विस्कस फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो इस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स हो जाता है 0, दैट मीन्स एक्सीलरेशन 0, दैट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, तो ध्यान रहे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल वेलोसिटी अलग चीज़ है और टर्मिनल वेलोसिटी अलग चीज़ है। क्रिटिकल वेलोसिटी डिसाइड करता है कि लिक्विड का फ्लो स्ट्रीम लाइन रहेगा कि टर्बुलेंट, और टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो लिक्विड के अंदर पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगता है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो स्टोक ने एक फार्मूला दिया था। स्टोक्स लॉ का मतलब यही है कि स्टोक ने एक फार्मूला दिया था स्फीरिकल बॉडी के लिए कि स्फीरिकल बॉडी जब लिक्विड के अंदर जाती है तो उसके ऊपर कितना विस्कस फोर्स लगता है। तो विस्कस फोर्स जो लगता है लिक्विड स्फीरिकल बॉडी के ऊपर, दैट इज 6 पाई ईटा r इंटू वी। यहाँ पर जो v है वो v यही है, t वाला v है, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी वाला वेलोसिटी है। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड के अंदर एक टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो उस टाइम उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है दैट इज 6 पाई ईटा r v। और इसमें जो ईटा है ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हमने आपसे कहा था कि अगर आप ईटा का डायमेंशन निकालना चाहते हैं, यूनिट निकालना चाहते हैं कैलकुलेशन से, तो आप ये फार्मूला भी याद कर सकते हैं। और जो हमने पीछे आपको फार्मूला बताया F = प्लस माइनस ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो किसी भी जगह से आप ईटा का डायमेंशन यूनिट निकालिए, सेम ही आएगा, बस आपको फार्मूला याद आना चाहिए। इसी फार्मूले को हम बोलते हैं स्टोक्स लॉ। और ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को, इस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है इसका भी आप फार्मूला, एक फार्मूला होता है, इसी वजह से हमने नेक्स्ट हेडिंग टर्मिनल वेलोसिटी लिखा था। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है v टर्मिनल = 2/9 r² रो माइनस सिग्मा g अपान ईटा। ये फार्मूला होता है टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। तो हमेशा आप याद रखिएगा स्टोक्स लॉ का फार्मूला 6 पाई ईटा आर वी, और इसी को स्टोक्स फोर्स भी बोलते हैं, स्टोक्स फोर्स बोलते हैं। और टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला 2/9 r² रो माइनस सिग्मा g अपान ईटा। इसमें रो क्या है और सिग्मा क्या है? तो ये डेंसिटी है, ये दोनों क्या हैं? डेंसिटी हैं। और r क्या है? रेडियस। तो जिस स्फीरिकल बॉडी की हम बात कर रहे हैं उस स्फीरिकल बॉडी का जो रेडियस है वो r है और इसकी जो डेंसिटी है वो रो है। और जिस लिक्विड के अंदर ये गिर रहा है, एक टर्मिनल वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, उस लिक्विड की डेंसिटी है सिग्मा। तो ये कैसे आपको याद रहेगा कि रो किसकी डेंसिटी है, सिग्मा किसकी डेंसिटी है? तो देखिए रो माइनस सिग्मा लिखा हुआ है ना, तो आप ये मानिए कि रो की वैल्यू ज़्यादा है और सिग्मा की वैल्यू कम है, यानी ये पॉजिटिव यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो रो की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो सॉलिड जो ऑब्जेक्ट होगा, तो यानी इसकी डेंसिटी ये है रो, और जो जिसकी डेंसिटी कम है यानी लिक्विड की डेंसिटी है सिग्मा। ठीक है, तो ये फार्मूले आप नोट कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फार्मूला है, इसको भी आप देख लीजिए। इसमें पॉइज़ली फार्मूला जिसको बोलते हैं, पॉइज़ली फार्मूला। और ये फार्मूला किस लिए यूज करते हैं? तो किसी भी जैसे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कोई ट्यूब हो और इस ट्यूब में जो लिक्विड यहाँ पर फ्लो हो रहा है उसमें मतलब कि जो प्रेशर हम क्रिएट करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, अगर वो प्रेशर P हो और इस ट्यूब का जो रेडियस है वो A हो और इसका लेंथ L हो, तो इस ट्यूब से पर सेकेंड निकलने वाले लिक्विड का वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में जो लिक्विड यहाँ से बाहर निकलेगा उसके लिए पॉइज़ली फार्मूला होता है Q = पाई P⁴ अपान 8 ईटा L। ये आपको याद रखना है, जहाँ पर P क्या है? जो प्रेशर आपने अप्लाई किया था, जो प्रेशर आपने लगाया था, ये वो प्रेशर है। A इस ट्यूब का रेडियस है A, और ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, जो लिक्विड यहाँ से फ्लो हो रहा है उसकी, और L इस ट्यूब का
लेंथ है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रखिए। पॉइजली फार्मूला किसी भी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाले ट्यूब से निकलने वाले लिक्विड के वॉल्यूम का फार्मूला है। तो 1 सेकेंड में कितना लिक्विड निकलेगा, यानी रेट ऑफ ये फ्लो ऑफ लिक्विड है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पाई P⁴/8 ईटा L। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। बट अभी विस्कोसिटी चैप्टर में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको डिस्कस करनी रहती हैं, स्पेशली फ्लो ऑफ लिक्विड को लेकर, तो बर्नौली थ्योरम क्या है और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो दूसरी स्लाइड में ये इतने बचे हुए टॉपिक हैं विस्कोसिटी के, इसको देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड और बर्नौली थ्योरम और बर्नौली थ्योरम के एप्लीकेशन में हम बहुत सारे एग्जाम्पल मेंशन करेंगे कि एरोप्लेन का जो उसका विंग होता है, पंख जो होते हैं वो किस तरीके के बने होते हैं, और साथ ही साथ एक इंस्ट्रूमेंट है वेंचुरी मीटर जो बर्नौली के थ्योरम पर ही काम करता है, इसको देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे टॉरिसेली थ्योरम क्या होता है, और इसी में हम वेलोसिटी इफ्लक्स की बात करेंगे, बहिस्राव वेग की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसको अविरतता का सिद्धांत कहते हैं, अविरतता का सिद्धांत। तो देखिए, वेलोसिटी ऑफ ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ये जस्ट ये बताती है कि किसी भी ट्यूब में फ्लो होने वाले लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो उस ट्यूब की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कैसे डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई ट्यूब इस तरीके का है, सपोज इस तरीके का, मतलब नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब है, अगर ये कोई नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब है, इधर आप देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है A1 और इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है A2, तो जो लिक्विड की वेलोसिटी होगी फ्लो होने की, यहाँ पर अगर V1 कहें और यहाँ पर V2 कहें, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि A1 और V1 का जो प्रोडक्ट यहाँ होगा, भले ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ अलग है और वेलोसिटी भी अलग है, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हर एक पॉइंट पर सेम होगा। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर एक पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लिक्विड के फ्लो होने की वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, यानी आप कह सकते A/V इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही जो इक्वेशन है इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और A/V इक्वल टू कांस्टेंट बोलने का मतलब आप बोल सकते हैं, जैसे कि इस 2 पॉइंट के लिए बात करें तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और एरिया क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन कम होगा वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। अगर एरिया और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, यानी आप कह सकते हैं A/V इज इक्वल टू K, तो A इज इक्वल टू K/V, और ये कांस्टेंट है तो आप कह सकते हैं A प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो जहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन कम होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी कम होगी। तो इसी वजह से क्या करते हैं, देखिए जब सड़क की धुलाई करने के लिए या ट्यूब पानी जो पानी होता है ना, पाइप, उस पाइप से जब पानी जा रहा होता है तो लोग पाइप को ऐसे दबा देते हैं यहाँ पर। तो दबाने से क्या होता है, दबाने से इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर एरिया क्रॉस सेक्शन कम होगा तो वेलोसिटी जो है लिक्विड का वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जब हम पाइप को ऐसे दबाते हैं, जैसे गाड़ी वाड़ी लोग धोते हैं ना, प्रेशर बनाने के लिए कि तेज़ी से लिक्विड जाए, उसके लिए उसको दबा देते हैं और दबाने से उसका एरिया कम हो जाता है। एरिया कम हो जाने से वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बल्कि इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है ना, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, और इसी का ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इसको कहिए। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और आप इसको ध्यान रखिएगा, फार्मूला A/V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड में अगर हम देखें तो जैसे इस ट्यूब में अगर ये लिक्विड फ्लो हो रहा है तो इसकी फ्लोइंग लिक्विड के पास कितने टाइप की एनर्जी है, तो कुल 3 टाइप की एनर्जी होती है फ्लोइंग लिक्विड के पास। क्या क्या उनके नाम है ये हम देख लेते हैं। आसान था ये, इंटरेस्टिंग था, है ना, कि पाइप को दबाने से उसकी स्पीड क्यों ज़्यादा हो जाती है, वो आप प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, बहते हुए द्रव की ऊर्जा, 3 प्रकार की ऊर्जा होती है।
तीन प्रकार की ऊर्जा होती है इसके पास। सबसे पहले तो एक प्रेशर एनर्जी, क्योंकि प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड का फ्लो बढ़ जाएगा और वो कुछ वर्क कर सकता है, तो प्रेशर की वजह से कुछ वर्क कर सकता है, दैट मीन्स प्रेशर एनर्जी। दूसरा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसके पास कुछ स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी। और तीसरा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब अगर अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए जो प्रेशर एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी होता है P के इक्वल, लेकिन ध्यान रहे कि हम सारा जो एनर्जी डिस्कस करेंगे वो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए डिस्कस कर रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब अगर हम प्रेशर एनर्जी को, टोटल प्रेशर एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो P के इक्वल आएगा, यानी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर के। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वैसे काइनेटिक एनर्जी टोटल हाफ mv² होता है, लेकिन जब पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, और ये जो हाफ mv² है जब इसको आप वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो मास अपान वॉल्यूम डेंसिटी बन जाएगा। इसको हटा के हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, रो आ जाएगा। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फ्लोइंग लिक्विड का होता है हाफ रो v², और काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वैसे तो mgh होता है, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे तो मास अपान वॉल्यूम को डेंसिटी लिखेंगे, क्या बन जाएगा, रो gh बन जाएगा। ठीक है, तो रो gh। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ रो v², पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू रो gh। ये तीन फार्मूले तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे, साथ ही साथ अगर इन तीनों फार्मूले को रो g से डिवाइड कर दें, जैसे अगर हम P अपान रो g लिख दें, ये वो रो जी नहीं है रोटी वाला, रोटी वाला रो जी नहीं है, रो अलग है जी अलग है, तो P अपान रो जी कर दें, और हाफ रो v² इसको भी अगर रो से डिवाइड कर, हाफ रो v² इसको भी अगर रो जी से डिवाइड कर दें, और ये जो रो gh है इसको भी रो और g से डिवाइड कर दें, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट इसमें रो से रो कैंसिल हो जाएगा तो v² अपान 2g आ जाएगा, और इसमें देखिए रो जी से रो जी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ h आ जाएगा। तो जब भी हम इस एनर्जी को, फ्लोइंग लिक्विड की एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रो जी से डिवाइड करते हैं, तो प्रेशर एनर्जी के केस में अब इसका नाम हो जाएगा प्रेशर हेड। क्या बोलेंगे, प्रेशर हेड। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रो जी से डिवाइड करने के बाद जो फैक्टर आता है उसको प्रेशर हेड कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को डिवाइड करने से जो आता है इसको हम बोलते हैं काइनेटिक हेड। ठीक है, काइनेटिक हेड या वेलोसिटी हेड बोल सकते हैं। और इसको बोलते हैं, तीसरे वाले को, ये जो पोटेंशियल एनर्जी था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड। ग्रेविटेशनल हेड, ध्यान रखिएगा, इस हेड को शीर्ष बोला जाता है, तो इसको दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष बोला जाता है। तो काइनेटिक को वेलोसिटी हेड भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें वेलोसिटी आता है टर्म उसको वेलोसिटी हेड बोल सकते हैं। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसमें जी आता था उसको ग्रेविटेशनल हेड बोला गया, जिसमें प्रेशर आता था उसको प्रेशर हेड बोला गया। और हेड बोला कब गया, जब इस पर यूनिट एनर्जी को रो जी से डिवाइड करना पड़ा तब। तो ध्यान रखिएगा, ये है आपका रोजी रोटी, ऐसे आप याद कर लीजिए, रोजी रोटी के साथ याद रहेगा। तो जब रो जी से डिवाइड करेंगे तो उसका नाम हेड हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, तीन तरह की एनर्जी होती है, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए फार्मूले हैं, और जब उसको रो जी से डिवाइड करेंगे तो सबके नाम में हेड जुड़ जाता है। और इसी एनर्जी या इसी हेड के कॉन्सेप्ट पर, मतलब इसी के रिस्पेक्ट में अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि बर्नौली थ्योरम क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के फार्मूले हो गए। अब आप देखिए बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम जस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक स्टेटमेंट है। बर्नौली थ्योरम जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, जो ये कहता है कि किसी भी ट्यूब में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, इस तरह के किसी ट्यूब में, मान लीजिए ये h1 हाइट पर है और सरफेस से, और ये h2 हाइट पर है, ये h2 है, ये h1 है।
यहाँ पर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी v1 है और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v2 है। यहाँ पर इसका एरिया क्रॉस सेक्शन a1 है और यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन a2 है। तो इस तरह के किसी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाले ट्यूब में जब कोई आइडियल लिक्विड, आइडियल मतलब नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल, तो इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस बोलिए चाहे आइडियल बोलिए, तो जब आइडियल लिक्विड यहाँ पर फ्लो होता है तो इस ट्यूब के हर एक पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो कांस्टेंट होती है। यानी जितनी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर होगी लिक्विड की, उतनी ही टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिक्विड की यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी। तो अगर हम इस इनिशियल और इस फाइनल वाले पॉइंट के लिए ये बर्नौली थ्योरम यूज़ करें तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का सम यहाँ पर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगा। तो प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट दिस P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वहाँ पर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये है आपके बर्नौली थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये फार्मूला आप याद रख सकते हैं किसी भी दो पॉइंट पर टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी ही तो है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको जोड़ दिया तो टोटल एनर्जी हो गया। इसीलिए हमने बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में यहाँ पर लिख दिया है कि इस तरह से किसी ट्यूब में लिक्विड का जो फ्लो होता है उसकी टोटल एनर्जी हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट होती है। तो टोटल एनर्जी अगर आप यहाँ पर और यहाँ पर निकालते हैं तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। और आप देखिए कि अगर H1 और H2 दोनों बराबर हो जाएं, H1 बराबर H2 हो जाए, पहली बात तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोलिए। एक और तरीके से इसी फार्मूले को यूज़ किया जाता है और वो तरीका क्या है कि अगर हम ये देखिए कहते हैं कि H1 इक्वल टू H2, अगर H1 और H2 दोनों इक्वल हो जाएं तो आप ये कह सकते हैं कि रो जी H1 रो जी H2 दोनों इक्वल होने से कैंसिल हो जाएगा। तब आपको सिर्फ प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह का सेम हो जाएगा तो कांस्टेंट हो गया, डिफरेंस जीरो हो गया। और इसको आप सिंपली आप क्या बोल सकते थे, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। और इसको आप डिवाइड करिए रो जी से, रो जी से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, P1 अपान रो जी प्लस यहाँ डिवाइड करेंगे तो आएगा V1 स्क्वायर अपान रो जी। और बल्कि आप अगर ये नहीं काटे होते, जैसे H1 और इक्वल टू H2 का केस बाद में लेते हैं, पहले इन जनरल हम अगर यही डिस्कस कर लें कि तीनों पॉइंट अगर हों, तीनों हों, रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, और इसको हम रो जी से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, H1 इज इक्वल टू P2 अपान रो जी प्लस यहाँ पर क्या आएगा, V2 स्क्वायर अपान जी आ जाएगा और 2 भी रहेगा, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, H2। तो जब रो जी से डिवाइड करेंगे तो अब ये प्रेशर हेड हुआ, ये वेलोसिटी हेड हुआ और ये ग्रेविटेशनल हेड हुआ पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर ये फिर से प्रेशर हेड हुआ, वेलोसिटी हेड हुआ और ये ग्रेविटेशनल हेड हुआ। तो चाहे आप ये कहिए कि दोनों पॉइंट पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी, या आप ये कहिए कि दोनों पॉइंट पर टोटल हेड कांस्टेंट होंगे। टोटल हेड का मतलब कि कह सकते हैं कि प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस ग्रेविटेशनल हेड, इन तीनों का जो सम होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो आप कह सकते हैं टोटल हेड कांस्टेंट, टोटल हेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो चाहे आप ये कहिए कि बर्नौली थ्योरम में कि टोटल एनर्जी हर जगह कांस्टेंट होगा या टोटल हेड कांस्टेंट होगा, दोनों का मतलब सेम निकलेगा, क्योंकि इसी को सॉल्व करते करते आप यहाँ पहुँच जाएंगे। और हेड वाली बात कब आएगी, जब रो जी से डिवाइड कर देंगे। और अगर H1 और H2 यानी हॉरिजॉन्टल ट्यूब है तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब में क्या होगा, H1 और H2 दोनों सेम होने से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आपको प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन मिलेगा, यानी P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिलेगा। बर्नौली थ्योरम में ये थ्योरम थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा अगर पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट खत्म कर दें H1 और H2 को बराबर करके। तो इससे क्या पता चल रहा है कि प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
रो जो है वो लिक्विड की डेंसिटी है, तो रो को आप छोड़ दीजिए। इस फार्मूले से इन दोनों का सम अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी, या इसी का उल्टा आप समझिए कि अगर वेलोसिटी घटेगी, जो लिक्विड का फ्लो हो रहा है अगर उसकी वेलोसिटी घटेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, या वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा। ठीक है, तो एक तो दो चीज़ें आप ध्यान रखिए कि बर्नौली थ्योरम से आपको पता चलता है कि वेलोसिटी के ज़्यादा होने से प्रेशर कम होता है, ये तो आपको बर्नौली थ्योरम से पता चला। और दूसरी बात आप यहाँ पर देखिए कि जो A इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपने पढ़ा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, उससे आपको ये पता चला कि वेलोसिटी बढ़ेगी कब, जब एरिया घटेगा। मतलब अगर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से, और वेलोसिटी के ज़्यादा होने से प्रेशर घटेगा बर्नौली के थ्योरम से। तो आप जब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम दोनों को साथ में, एक दूसरे के साथ में अगर यूज करते हुए देखेंगे तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिनोमेना आपको दिखाई देंगे। हम यहाँ पर आपको एक दो एक्सप्लेन कर रहे हैं। बर्नौली थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करते हुए बहुत सारी चीज़ों को हम डेली लाइफ में जो देखते हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कुछ हम यहाँ पर एक दो जो इम्पोर्टेंट है वो कर दे रहे हैं, बाकी आप फिर बुक से पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत ढेर सारे इसके एप्लीकेशन हैं। 12 से 15 एप्लीकेशन तो ऐसे नॉर्मली बुक में मिल जाता है, तो कितना हम बताएंगे। जैसे देखिए, जब तेज आंधी आती है, जब तेज आंधी आती है तो इस तरीके का जो घर होता है, इसमें जो टीन आपका लगा हुआ है ये, और इसमें आपने जो खिड़की लगाई थी उस खिड़की में आपके पास दरवाजे भी थे। तो जब तेज़ आंधी आती है और आप ये कहते हैं, लोग अक्सर कहते हैं कि खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए नहीं तो ये छत उड़ जाएगा। तो अगर आप इस खिड़की दरवाजे को बंद भी कर देते हैं तब भी कई बार ये उड़ जाता है। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बर्नौली के थ्योरम से। क्यों उड़ जाता है? क्योंकि जब तेज़ हवा चलती है, तेज़ आंधी चलती है, हवा मतलब फ्लूइड है, तरल है, तो बर्नौली का थ्योरम यहाँ पर भी लागू होगा। ऐसा थोड़ी सिर्फ लिक्विड के केस में, फ्लूइड के केस में लागू होता है। तो जब तेज़ हवा चलती है यानी इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो बर्नौली थ्योरम यही तो कहता था P + ½ ρ v² = कांस्टेंट। तो वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, क्योंकि दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। तो जैसे ही वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से इधर का प्रेशर घटता है, तो अंदर जो भी प्रेशर था वो प्रेशर तो अब इफेक्टिव हो जाएगा। जैसे हमने आपको ब्लड प्रेशर और एटमॉस्फेयर के प्रेशर का एग्जांपल देकर समझाया था कि दोनों जब तक बैलेंस हैं अर्थ पर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर जाने पर जैसे ही बाहर का प्रेशर कम हुआ, अंदर वाला जो ब्लड प्रेशर है वो इफेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर क्या था, अभी ये बैलेंस था एटमॉस्फेयर में, लेकिन जैसे ही तेज आंधी आई और ऊपर का प्रेशर डिक्रीज हुआ, कम हुआ, अंदर का जो भी प्रेशर था वो अब इफेक्टिव हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ ऐसे एक इसके ऊपर फोर्स काम करेगा, और अगर इतना काफ़ी हुआ, पर्याप्त हुआ, तो ये आपका छत उड़ जाता है। ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि एरोप्लेन की जो पंख होती है, जो उसका विंग होता है, वो एक पर्टिकुलर शेप में बनाया जाता है। उसका मेन रीज़न क्या होता है, इस टाइप का बनाया जाता है। इसमें देखिए होता ये है कि इधर से ऐसा शेप बनाने से ये क्या होता है कि जो इधर से ऐसे एयर आ रहा है, एयर का लेयर है, होता ये है कि देखिए ये ऐसे करके ऐसे जाता है, इसके ऊपर वाली लेयर ऐसे जाती है, इसके ऊपर वाली लेयर ऐसे पास होती है, इसके ऊपर वाली लेयर ऐसे पास होती है, और इधर सामने देखिए, सामने भी ऐसा ही होता है। ये वाली लेयर अगर इधर से इधर जा रही है, फिर ये वाली लेयर इधर से इधर जा रही है, और ये वाली लेयर ऐसे जा रही है। मतलब ये क्या है कि एयर के बीच में से जब आपका एरोप्लेन आगे बढ़ता है तो वो इस एयर को, जो कि ये इस तरीके से फ्लो हो रहा था, इसको चीरते हुए इस तरीके से ये पंख आगे जाती है। तो इसमें होता क्या है कि देखिए ये ऊपर से जो लेयर पास हो रही है उसको यहाँ तक, अच्छा यहाँ पर साथ में पहुँचेंगे, ध्यान रखिएगा। ये जो एयर है, ये एयर की जो लेयर है वो सभी लेयर यहाँ से यहाँ पर इकट्ठा साथ में पहुँचेंगे। लेकिन आप देखिए कि ऊपर से जो लेयर पास हो रही हैं, इस खास डिज़ाइन की वजह से उनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, और नीचे से जो लेयर्स पास हो रही हैं उनको इनके कंपैरिजन में कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है।
और पहुंचना दो लोगों को यहाँ पर साथ में है, तो दोनों साथ में पहुंचेंगे, लेकिन इनको ज़्यादा चलना है, इनको कम चलना है, तो इनको तो तेज चलना पड़ेगा ना, तभी तो साथ में यहाँ पर पहुंचेंगे लास्ट में। तो क्या होता है कि इस वजह से, इस खास डिज़ाइन की वजह से, जो ऊपर का लेयर है एयर का, उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है सेम टाइम में, तो वो तेज चलता है, और तेज चलने का मतलब वेलोसिटी बढ़ जाती है, और जैसे वेलोसिटी बढ़ जाएगी बर्नौली थ्योरम से प्रेशर वैसे ही घट जाएगा। तो ऊपर का प्रेशर कम हो जाने से नीचे से ऊपर की तरफ एक प्रेशर इफेक्टिव हो जाता है, तो एरोप्लेन को ऊपर उठने में मदद मिलती है। इस खास डिज़ाइन की वजह से उसको ऊपर उठने में मदद मिलती है, क्योंकि ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा होने से प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम से आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा कि जब ट्रेन चलती है, मान लीजिए ये ट्रेन है, तो जब ट्रेन चलती है तो जो प्लेटफॉर्म पर लोग खड़े रहते हैं वो बच्चों को पीछे कहते, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, नहीं ट्रेन अभी तुमको खींच लेगा। उसका एक्सप्लेनेशन आप कैसे दे सकते हैं? देखिए, पीछे हटने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है, और प्लेटफॉर्म पर जो लोग खड़े हैं उनको ये ट्रेन अपनी तरफ क्यों खींच रही है? क्योंकि ट्रेन बहुत तेज़ी से जा रही थी, और बहुत तेज़ी से जाने का मतलब कि यहाँ पर उस ट्रेन के आसपास का जो एयर था वो उस ट्रेन से एसोसिएट होने की वजह से उसकी भी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई। तो ट्रेन के चारों तरफ जो एयर है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाने से वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है बर्नौली थ्योरम से, और जब वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है तो जो लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं उनको उस ट्रेन की ओर एक अट्रैक्शन फील होता है, यानी पीछे से एक धक्का महसूस होता है, तो उनको ये कहा जाता है कि ट्रेन खींच रही है। तो जब भी आपके आसपास से कोई भी गाड़ी बहुत तेज़ी से गुजरती है तो वो आपको खींचती है, उसका मेन रीज़न क्या है कि उसकी स्पीड ज़्यादा होने से वहाँ प्रेशर कम हो जाता है, तो आपको पीछे से एक धक्का महसूस होता है। ठीक है, बर्नौली थ्योरम से आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको बताते हैं, वेंचुरी में एक ऑटोमाइज़र होता है, ऑटोमाइज़र जिसको हम कड़ित्र कहते हैं। ये सिंपली वही है जो सैलून में बाल काटने वाले हैं ना, जो सैलून में बाल काटते हैं वो लोग इसको रखते हैं बाल को भिगाने के लिए। तो उसका जो प्रिंसिपल है वो कुछ इस तरीके से है, देखिए कि इसमें इस तरह से एक ट्यूब लगी होती है, और यहाँ पर, अब ये मैं आपको उसका मेन फंक्शन बता रहा हूँ, बाकी ये मॉडल तो आप समझ रहे हैं ना, हमेशा नए नए मॉडल डिज़ाइन ऊपर से क्या कवर के ऊपर है वो छोड़ दीजिए, अंदर जो उसका फिजिक्स है वो ये है। ऑटोमाइज़र में होता यह है कि यहाँ पर से कुछ आपके पास एक व्यवस्था होगी जिससे आप ऐसे इसको दबाएंगे तो यहाँ से प्रेशर बनेगा, मतलब एयर की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस ट्यूब में जब एयर की स्पीड बढ़ जाती है तो यहाँ प्रेशर कम हो जाता है, और जैसे यहाँ प्रेशर कम हो जाता है, यहाँ पर जो लिक्विड भरा हुआ है उससे जुड़ा हुआ जो ट्यूब है, अगर ये ऊपर प्रेशर कम होगा तो ये अपने आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर लिक्विड ऊपर चला जाता है, और लिक्विड जैसे ही ऊपर ट्यूब में चढ़ता है, चूँकि यहाँ पर एयर की काफ़ी स्पीड थी तो उसके साथ जब ये आ जाता है तो वो भी बाहर निकल जाता है, और फुहारे के रूप में, छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में ये बाहर ऐसे दिखता है। स्पीड बहुत ज़्यादा होने से, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो फुहारे के रूप में तो निकलेगा, कोई टर्बुलेंट फ्लो होने लगा। स्ट्रीम लाइन फ्लो थोड़ी हो रहा है कि आराम से ऐसे निकलेगा और नीचे गिर जाएगा। स्पीड अगर क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा हो गया तो टर्बुलेंट फ्लो ही होना है। तो एज ऑटोमाइज़र भी बर्नौली के प्रिंसिपल पर काम करता है, और इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये ढेर सारे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप एक बार बुक से पढ़िएगा। अभी हम मैथमेटिकल पोर्शन पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। ये तो ठीक है, थियोरेटिकली हमने एक्सप्लेन कर दिया, और ख़ास करके एरोप्लेन का जो केस है और ट्रेन का जो केस है वो इम्पोर्टेंट था। वेंचुरी मीटर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, जस्ट यहाँ पर हम आपको सिंपली इसका दिखा दे रहे हैं डायग्राम। ये वेंचुरी मीटर जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और बर्नौली के प्रिंसिपल पर ही ये काम करता है। इस तरह का ट्यूब होता है जिसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पर ज़्यादा होता है, यहाँ पर कम होता है, और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन मान लीजिए A1 है, वेलोसिटी V1 है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन A2 है और वेलोसिटी V2 है। ये तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है और यहाँ पर कम, तो जहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन कम है वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी। कैसे पता? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो जो लिक्विड इसके अंदर ऊपर चढ़ेगा वो इसमें क्या होता है, इसमें कम हाइट तक जाता है और इसमें ज़्यादा हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ता है।
ठीक है, ये ट्यूब जो है, चलिए इसमें कम हाइट तक चढ़ता है और इसमें ज़्यादा हाइट तक चढ़ता है, क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा था। तो इसमें मान लीजिए यहाँ तक गया और इसमें यहाँ तक गया, तो आप इसको देखिए इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो आप इसके हाइट का डिफरेंस जान सकते हैं कि किस ट्यूब में कितना हाइट तक लिक्विड चढ़ा हुआ है। क्योंकि आपको पता करना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी ये जो वेंचुरी मीटर है, वेंचुरी मीटर किस लिए यूज किया जाता है? फॉर कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्यों? इसका मतलब कि पर यूनिट टाइम में, एक सेकेंड में कितना लिक्विड, कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है। तो एक तो पॉइजली थ्योरम में हमने बताया यूनिफॉर्म ट्यूब से पास होने का फार्मूला कि पर सेकेंड में कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है। लेकिन इस तरीके का अगर कोई भी ट्यूब मतलब किसी भी ट्यूब में आप वेंचुरी मीटर लगा के उसमें फ्लो होने वाले लिक्विड का जो रेट है बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और फार्मूला होता है A1 A2 और अंडर रूट 2GH अपान V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। यहाँ पर Q क्या है? तो Q इज इक्वल टू A1 V1 इक्वल टू A2 V2। और आप देखिए कि एक सेकेंड के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी, तो एक सेकेंड के लिए वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, और एक सेकेंड के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो वॉल्यूम को ही तो बताएगा। तो ये जो Q है उस Q को हम A1 V1 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने A1 की जगह पर A1 लिखा और इसी V1 की जगह पर ये पूरा लिखा है, क्योंकि हम सीधे सीधे वेलोसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड तो हमको यहाँ से भी पता था, बट हम ये वेलोसिटी नहीं मेज़र कर पाएंगे, ट्यूब के अंदर फ्लो होने वाले लिक्विड का वेलोसिटी। तो वेलोसिटी नहीं मेज़र कर पाएंगे, लेकिन ये हाइट वगैरह तो बड़े आसानी से मेज़र कर सकते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेज़र कर सकते हैं। तो हमने उसी वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और सॉरी ये अपान में यहाँ पर V1 और V2 नहीं होगा बल्कि A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले में आप देखिए H को, A1 को, A2 को बहुत आसानी से मेज़र कर सकते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड भी आप मेज़र कर लेंगे। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वेंचुरी मीटर, और ये भी बर्नौली के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। और लास्ट टॉपिक है, लास्ट फार्मूला है हमारा, दैट इज टॉरिसेली थ्योरम। ये भी बर्नौली के प्रिंसिपल पर आधारित है, बर्नौली के ही प्रिंसिपल पर बेस्ड है टॉरिसेली थ्योरम। टॉरिसेली थ्योरम ये सिंपली ये बताता है कि किसी भी टंकी में, अगर ये कोई टंकी है और इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है, किसी भी टंकी में अगर आप यहाँ पर मान लीजिए एक होल कर देते हैं और ऊपर से H डेप्थ में होल कर देते हैं, टोटल जो इसके अंदर जितना हाइट तक पानी भरा था वो कैपिटल H था, तो ऊपर से अगर आप ओपन सरफेस से H डेप्थ में होल करते हैं तो जो लिक्विड निकलता है उस लिक्विड की वेलोसिटी कैसी होगी, कितना होगी, और कितनी दूर जाके ये लिक्विड गिरेगा, यानी इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए जो इसका पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, मतलब जो लिक्विड निकलता है वो पैराबोलिक पाथ पर आगे गिरता है। और जो वेलोसिटी इसकी होती है वो वेलोसिटी आती है √2g। अगर ऊपर से यहाँ से H डेप्थ में होल किया गया है तो वही H आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा होता और वो यहाँ तक पहुँचती और फ्री फॉल आप कराए होते, तो यहाँ से जब वो यहाँ तक वो ऑब्जेक्ट पहुँचती तो उसकी स्पीड क्या होती। इक्वेशन होता है v² = u² + 2gh, और आपने फ्री फॉल कराया था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रख देंगे, तो v² = 2gh, तो v = √2gh। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराया जाए इसी हाइट तक, तो फ्री फॉल होने में वो जितना वेलोसिटी उसके पास आता है, सेम वेलोसिटी लिक्विड जब यहाँ से बाहर निकलता है इस होल से, इस होल को ओरिफिस बोला जाता है, छोटा सा होल है ओरिफिस। तो इस होल या इस छिद्र से जब लिक्विड बाहर निकलता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो उतनी ही होती है जो यहाँ से फ्री फॉल कराई जाने वाली बॉडी की स्पीड हो सकती थी। और इस वेलोसिटी को, इस स्पीड को हम बोलते हैं वेलोसिटी ई फ्लक्स, वेलोसिटी ई फ्लक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ई फ्लक्स, और इसका फार्मूला वही होगा
जो आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ से अगर फ्री फॉल कराते किसी पार्टिकल को, वो यहाँ पहुँचने में जितनी उसकी स्पीड होती वही स्पीड यहाँ से निकलने वाले लिक्विड की होती। और जो रेंज है ये x, इसका फार्मूला होता है 2√h और h माइनस h। और ये जो फार्मूला आया इसमें ज़रा एक चीज़ देखिए, इस फार्मूले में ऊपर से जितने डेप्थ में आपने होल किया है वो डेप्थ, और ये जो क्या है वो क्या है, वो नीचे से इसकी हाइट h माइनस h, क्योंकि टोटल कैपिटल H है, ये h को माइनस कर देंगे तो ये h माइनस h आ जाएगा। अगर आप ऊपर से h डेप्थ की बजाय नीचे से h हाइट पर यहाँ पर अगर आप होल किए होते तो अगर ये h होता तो ये इतना जो है वो क्या हो जाता, h माइनस h। तो इसी फार्मूले को हम अगर रिप्लेस कर दें इस नई वाली वैल्यू से तो 2 लिखते, और जहाँ पर ये स्मॉल h होता था वहाँ पर अब ऊपर से डेप्थ लिखेंगे यानी h माइनस h लिखेंगे, और नीचे से हाइट यानी कि स्मॉल h लिखेंगे। मतलब इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू आएगी और इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू आएगी, लेकिन रिजल्ट तो देखिए सेम आया ना, रिजल्ट तो दोनों एकदम सेम है ना। हम इसको आगे पीछे मल्टीप्लाई करें कोई दिक्कत नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन। तो आप ये कह सकते हैं कि जो रेंज ऑफ लिक्विड है उस टंकी में हम चाहे ऊपर से h डेप्थ में होल करें या नीचे से h हाइट पर होल करें, दोनों ही केस में रेंज सेम होता है, दोनों ही केस में रेंज सेम होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, चाहे हम ऊपर से h डेप्थ में करें और उतना ही जितना आपने ये डेप्थ लिया, अगर उतना ही नीचे से आप हाइट लेते हैं तब भी रेंज उतना ही आता है। तो यानी आप कह सकते हैं 2 ऐसे पॉइंट होते हैं जिनके लिए सेम रेंज मिलेंगे, फिर इसके बाद कोई और पॉइंट लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर रेंज सेम हो, ठीक। और ये रेंज की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यही फार्मूला आप याद रखिए रेंज के लिए, इसको रेंज बोलते हैं। तो ये रेंज हो गया और ये वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स हो गया। और ये जो थियरम है जिससे ये हम पूरा कैलकुलेशन किए थे, बर्नौली का थियरम ही यूज़ करते हुए किए थे, बट इस टंकी के केस में जब किए थे तो इसका नाम था टॉरिसेली थियरम। तो टॉरिसेली ने इस चीज़ को बताया था कि बर्नौली थियरम यूज़ करके आप वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स पता कर सकते हैं, बहिस्राव वेग पता कर सकते हैं, और इसका जो रेंज है परास है वो भी पता कर सकते हैं। एक बात और याद रखेंगे कि x की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, x की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये जो होल आप कर रहे थे वो होल बिल्कुल बीच में करेंगे, पूरी टंकी में जितना पानी भरा है उसके बिल्कुल बीचों बीच, यानी स्मॉल h की जो वैल्यू होगी वो h का बिल्कुल आधा होगा। ऐसे केस में जो परास होगा, जो रेंज होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। और वो मैक्सिमम रेंज कितना आएगा आप यहीं से कैलकुलेट कर लीजिए। स्मॉल h की जगह पर h/2 रखिए तो x मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और उसकी वैल्यू रख दिया, फिर से स्मॉल h, फिर से वैल्यू रख दिया। h माइनस h/2 करेंगे तो h/2 आएगा, तो h/2 2 बार, बाहर कितना निकलेगा h/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x मैक्सिमम कितना हो गया, h के इक्वल हो गया। मतलब अगर h हाइट तक टंकी में पानी भरा है तो जो यहाँ से पानी निकलेगा वो h रेंज कवर कर सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि जो होल आप कर रहे थे वो बिल्कुल इस टंकी में जितना पानी भरा उसके बिल्कुल बीचों बीच करेंगे, ठीक है। तो ये तीसरा फार्मूला भी आप, ये कंडीशन भी याद रखिए कि मैक्सिमम रेंज का कंडीशन क्या होता है, तो जो होल होना चाहिए वो बिल्कुल बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास के बाद मैकेनिक्स का जो पूरा थियरी का पोर्शन था वो अब जाके कवर हुआ है, जिसको हम पिछले लेक्चर में ही कवर करना चाहते थे बट पॉसिबल नहीं था। आप देखिए कि आज का भी लेक्चर पिछले लेक्चर से बड़ा हो गया, तो कैसा होता अगर सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी दोनों एक ही लेक्चर में हम बनाते। हमारी हालत पढ़ाते पढ़ाते और आपकी हालत पढ़ते पढ़ते दोनों हालत ख़राब हो जाती। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।